नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने आपके साथ कोरोना वायरस के पीछे क्या चाइना की कोई कॉन्स्पिरेसी है इस पे बात की थी। हम अपने उस डिस्कशन को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और कुछ अलग अलग फैक्ट्स जो पिछले कुछ दिनों में डेवलप हुए हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। अभी आपने देखा कि जनवरी के महीने में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने लगे थे और 21 जनवरी को चाइना ने अपनी कंट्री के लिए एडवाइजरी दी थी सेफ्टी के रिगार्डिंग, और लॉकडाउन की तरफ वो बढ़ने लगा था। और फरवरी के महीने में 15 फरवरी मतलब कि मिड ऑफ फरवरी के आसपास चाइना के अंदर कोरोना वायरस जो था वो अपने पीक पे था। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हमने चाइना का पीएमआई को कंपेयर किया 2019 से, जिस टाइम पर कोई ऐसा कोरोना वायरस नहीं था, वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छे से फंक्शन कर रही थी। तो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें निकल के सामने आती हैं। पीएमआई को जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि पीएमआई जो है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो कर रहा है या वो डिक्लाइन कर रहा है या स्टेगनेट पोजीशन पे है। तो बेसिकली पीएमआई के अंदर जो रेटिंग्स होती हैं वो 0 से 100 होती हैं, और वो उस रेटिंग के अंदर अगर आप 50 से अबव है तो वो सेक्टर आपका ग्रो कर रहा है। 2019 के अंदर चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो पीएमआई था वो 50 था, और 2020 के अंदर जो पीएमआई निकल के आया है मार्च के महीने का वो 52 है। तो पहला सवाल यहाँ उठता है कि इतने बड़े पेंडेमिक से निकलने के जस्ट बाद जो चाइना क्लेम करता है, इतना अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे वर्क कर रहा है, जहाँ पे पूरा के पूरी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है अच्छे से, और स्टॉक मार्केट्स जो है वो कम्प्लीटली क्रैश कर चुकी हैं, लेकिन चाइनीज़ स्टॉक मार्केट इससे अभी भी बची हुई है। दूसरा सवाल उठता है कि इतने बड़े पेंडेमिक के अंदर वो अलग अलग कंपनीज़ के अंदर अपने शेयर को राइज़ कैसे कर पा रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ सामने आई कि HDFC लिमिटेड कंपनी के अंदर उन्होंने अपना शेयर बढ़ाया। शेयर पहले से भी था। इंडिया के लिए ये कोई अभी वरिड सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन एक वार्निंग है, और जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छे से समझा है और अपने FDI के रूल्स के अंदर भी चेंज किया है, जिसको अब चाइना ये बोल रहा है कि इंडिया की जो न्यू FDI पॉलिसी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। तो दो सवाल हो गए हैं कि पहला सवाल वो पीएमआई कैसे अच्छे से चल रहा है उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और सेम पैटर्न देखने को मिला है सर्विस सेक्टर के अंदर, और दूसरा वो इतने स्टिमुलस के अंदर कैसे परचेजिंग कर पा रहे हैं अलग अलग स्टॉक मार्केट्स में। बेसिकली ये इंडियन गवर्नमेंट ने भी यूज़ किया वर्ड अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर दिखाया जा रहा है अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा, और वो नॉट जस्ट इन इंडिया, वो अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग कंट्रीज़ में स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज़ के शेयर परचेज कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा सवाल उठाता है कहीं ना कहीं चाइनीज़ इंटेंशंस पर। तीसरा सवाल अभी सामने आया है कि साउथ चाइना सी के अंदर कोरोना वायरस के चलते चाइना का एग्रेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। साउथ चाइना सी के अंदर आप सब जानते हैं कि मरीन रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑयल है वहाँ पे, तो इस वजह से चाइना ने वहाँ पे एक 9 डैश लाइन को ड्रॉ करके कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया कि वो अपना सोवरन राइट को अपहोल्ड करने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। और इसके सबसे पहले विक्टिम बने इंडोनेशिया और वियतनाम। वहाँ पर उनका जो इशू है इंडोनेशिया के साथ वो नटूना आइलैंड्स को है लेकर है, और वियतनाम के साथ स्पार्टली आइलैंड्स को लेकर है। रिसेंटली वियतनामीज़ गवर्नमेंट ने बताया कि स्पार्टली आइलैंड्स के पास 2 फेरी क्रॉस रीफ एंड सुबी रीफ के ऊपर चाइना जो है अपने रिसर्च सेंटर बना रहा है और मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं वियतनामीज़ की सॉवरेनिटी के ऊपर एक डायरेक्ट थ्रेट है। उसी दौरान, इसी स्टिमुलस के दौरान चाइना ने वियतनामीज़ फिशर बोट्स पर अटैक किया, वहाँ पर 8 लोगों की जान गई, और इस पूरे के पूरे इनह्यूमन एक्ट को इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफ़ी कवर किया है, और बहुत सारे कंट्रीज फिलीपींस, इंडोनेशिया ने इसको काफ़ी कंडेम किया है। सेम चीज़ उन्होंने इंडोनेशिया के फिशरमैन्स के साथ की। तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ जो है वो अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज़ से रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि वो कहीं ना कहीं उसके इंटेंशंस हैं कि वो वर्ल्ड ऑर्डर के साथ छेड़खानी और शिफ्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये उसके ग्रैंड प्लान्स हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छे से अब इस्टेब्लिश हो रहे हैं जिस हिसाब से वो काम कर रहा है। चौथी चीज़ जो इस फैक्ट को कि चाइना के कुछ ग्रैंड प्लान्स हैं इसको और अच्छे से इस्टेब्लिश कर देती है, वो ये है कि रिसेंटली यूएस की जो टीम है वो वुहान के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे कि क्या कोरोना वायरस मैन मेड है, ये कैसे लीक हुआ है, क्या हुआ है उस मार्केट के अंदर, उस सब चीज़ों को वो स्टडी करना चाहते थे। और उस इन्वेस्टिगेशन को
यूके ने भी ज्वाइन किया और ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वहाँ पर सिर्फ वायरोलॉजी को, उस लैब को ही नहीं बल्कि वुहान शहर में एक्सेस देने से भी मना कर दिया गया। ऐसा क्यों? अगर चाइना के कोई एजेंडाज नहीं है कोरोना वायरस के पीछे, तो चाइना इतनी सीक्रेसी मेंटेन क्यों करना चाहता है उस पर्टिकुलर एरिया को लेके? और उसके बावजूद भी चाइना वहाँ पर लोगों को भी थ्रेट दे रहा है। जो स्काई न्यूज़, एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ चैनल है, उन्होंने रिपोर्ट किया है, जो भी उनके जर्नलिस्ट हैं ये इसके रिगार्डिंग इस आउटब्रेक के बारे में पूरी दुनिया के सामने चीज़ें लेके आना चाहते हैं, उनके को थ्रेट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत से ये क्वेश्चन रेज करता है चाइनीज़ गवर्नमेंट पे कि उनके कुछ प्लान्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नैरेटिव बोला जा रहा था पहले, वो कहीं ना कहीं अब रियलिटी नज़र आने लगा है। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और समझनी होगी, वुहान की जो वायरोलॉजी लैब है वो 2002 और 2003 में सार्स आउटब्रेक के बाद बनी थी, और उसको बनाने के अंदर फ्रांस और यूएसए के सपोर्ट से वो लैब बनी थी। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो चाइना की कोई सीक्रेट लैब है कि जहाँ पे वो उनकी सोवरेनिटी हर्ट हो रही है। वो कहीं ना कहीं और कंट्रीज़ की हेल्प से वो लैब बनी थी, ओपन लैब है वो, और कम्प्लीटली, और रिसर्च पेपर्स पब्लिश करती है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, वो रिसर्च पेपर्स स्टडी होते हैं। तो चाइना क्यों वहाँ जाने से सभी इन्वेस्टिगेशन टीम्स को मना कर रहा है? और ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये एक लाइन में कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, और कहीं ना एक ये इसलिए भी कर रही हैं, एक यूके और यूएस का एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद से 5 कंट्रीज़ का एक ग्रुप सामने आया था। उन 5 कंट्रीज़ को 5 आइज़ बोला जाता है: यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो भी मेजर इश्यूज़ होते हैं, या वो मरीन के रिगार्डिंग हो या वो साइंटिफिक इश्यूज़ हो, उस पर कहीं ना कहीं अपनी आंख बनाए रखते हैं। इसलिए इस ग्रुप का नाम भी रखा गया था 5 आइज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो उन सभी के सभी कंट्रीज़ को यूएसए एक्सेस नहीं दे रहा है। प्लस इसी बीच क्या होता है कि जब से ओपेक कंट्रीज़ का और रशिया का ऑयल वॉर चल रहा होता है, सऊदी अरेबिया जिसको लीड करता है, उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस क्रैश कर जाता है। ये एक और चीज़ इस्टेब्लिश करता है कि चाइनीज़ अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर से ही वर्ल्ड ऑर्डर को कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की, पोलराइज करने की कोशिश में लगा हुआ है, और यही उसके ग्रैंड प्लान्स हैं। उस क्रैश के दौरान, उस पेंडेमिक के जस्ट बीच में, चाइना के पास इकोनॉमी को लोग वर्क ना करते हुए भी इतनी कैपेबिलिटीज़ थी कि उन्होंने अपने सारे के सारे ऑयल रिजर्व्स को भर लिया। आज उनके पास ऑयल रिजर्व्स भी हैं। उसी के जस्ट बाद वो साउथ चाइना सी के अंदर एग्रेशन मोड में आता है। कहीं ना कहीं अगर जब हम इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि चाइना के प्लान्स हैं। दूसरा, एफडीआई पॉलिसी को लेके जो एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी में उन्होंने अपना स्टिमुलस की सिचुएशन में 0.21% से अपना शेयर को इंक्रीज़ किया, उसके रिएक्शन में और अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर कोई और फॉरेन कंट्री ना करे और किसी भी अलग कंट्री के में इन्वेस्टमेंट्स ना करे, अपना शेयर ना बढ़ाए, अपना स्टेक ना इंक्रीज़ करे, तो एफडीआई पॉलिसी के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज किया, जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी था। तो इन सब को वो डिस्क्रिमिनेटरी बता रहा है। अब नो डाउट, अब हम यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर माने तो हमारे ऊपर एफडीआई जो आता है इंडिया के अंदर उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपहोल्ड करने के लिए ये डिसीजन की रिक्वायरमेंट थी, जो कि हमने किया है। अब जो भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होंगी जो 10% को रीच करने के कैपेबिलिटी होंगी या अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर दिखा रही होंगी, तो वो इंडियन गवर्नमेंट की नॉलेज में होगा अच्छे से, ताकि हमारी जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं, हमारी जो कंपनीज़ हैं, उनको फॉरेन टेरिटरीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक्वायर करने की सिचुएशन में ना आ जाएं। तो ये अच्छा एक डिसीजन था। लेकिन इन सभी के पीछे जो चाइना के जो प्लान्स हैं, जिस हिसाब से वो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज और अच्छे से दे रहे हैं कि चाइना के कुछ ग्रैंड प्लान्स चलते आ रहे हैं, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं। दूसरी चीज़, एक पार्ट समझने की हमें क्या ज़रूरत है WHO को लेके। अभी WHO को लेके बहुत से सवाल जो है पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं WHO जो है वो एक इंक्लिनेशन का बिहेवियर दिखा रही है। मिस्टर टेड्रोस जो डायरेक्टर जनरल है WHO के, वो भी कहीं ना कहीं एक बाइस्ड बिहेवियर कर रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को लेके। कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसे सामने आई हैं बीच में, और कुछ ऐसे स्पेकुलेशंस बोल सकते हैं फ़िलहाल के लिए, आप बोल सकते हो कि एक ऐसा डिस्कशन है पब्लिक डोमेन में कि चाइना जो है बेसिकली WHO के डेटा को यूज़ करना चाहता है। पोलियो के ऊपर सबसे ज़्यादा काम WHO ने किया है, और पोलियो वैक्सीनेशन जब जब अलग अलग कंट्रीज़ में दुनिया में की गई है, तो लोगों का डेटा सबसे ज़्यादा है
है WHO के पास, जो किसी अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो उस चाइना जो है इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर उस डेटा को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने जो उसकी पॉलिसीज़ थी उसको वो शिफ्ट कर रहा है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आज का दुनिया में चाइनीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ सेक्टर जो है उस पर भी चाइना को, वर्ल्ड को चाइना के ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हमने देखा कि अभी वो मास्क डिप्लोमेसी का एक कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया, जो अलग अलग कंट्रीज़ में वो मास्क भेज रहे हैं। स्पेन में भेजा उन्होंने, UK गए, US गए, ईरान गए। तो वो एक ऐसी तरीके की एक सॉफ्ट पावर को भी लेके चल रहा है और पैरेलली वो मिलिट्री पावर को भी यूज़ कर रहा है। अगर हम इन क्रोनोलॉजीज़ को ऐड करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद USA सुपर पावर निकल के सामने आया था, और इनको जब हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि US कैसे सुपर पावर बना था, तो वो कहीं ना कहीं वही पैटर्न नज़र आता है। पहले मिलिट्री और इकोनॉमिक जो पावर होती है, एक मिलिट्री सुपर पावर और इकोनॉमिक सुपर पावर, वो म्यूचुअली चलती हैं। जब आप उन दोनों पे स्टेबलाइज हो जाते हो उसके बाद आप पॉलिटिकल सुपर पावर निकल के आते हो। ऐसा पैटर्न हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद US का सुपर पावर बनने के केस में देखा था, और सेम पैटर्न जो है चाइनीज़ फॉलो कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वो स्टेबल है, और इकोनॉमिकली वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन मोड में जा चुकी है, तो वो इकोनॉमिकली भी वर्ल्ड को लीड करना चाहते हैं। और साउथ चाइना सी का जो ये एरिया है, यहाँ पे जो आशियान कंट्रीज़ हैं, उस पार्ट में वो मिलिट्री पावर से राइज करना चाहता है, और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन को, एशिया को बेसिकली लीड करना चाहता है। तो जब ये दोनों कहीं ना कहीं म्यूचुअली मूव ऑन करेंगे तो फिर वो एक पॉलिटिकल पावर बनने को निकल के आएगा। तो हमें बहुत अच्छे से समझ के चलने की कोशिश है, और इंडिया पे इसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे अगर चाहे ऐसा हो जाता है, तो वो हम आगे वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक और कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी वो भी शेयर करेंगे। प्लस वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर जो हमने बात कही है उसके लिए एक और चीज़ सामने निकल के आ रही है। द स्टार मीडिया हाउस है एक मलेशिया का, उन्होंने अपने एक आर्टिकल पब्लिश किया है कि चाइना के ऊपर कोरोना वायरस का जो ब्लेम है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा रशिया। ये उस आर्टिकल की हेडलाइन है। तो कहीं ना कहीं इससे ये भी समझ आ रहा है कि रशिया जो है वो चाइना के साथ खड़ा है इस पूरे पेंडेमिक के अंदर, कि उनके ऊपर कोई ब्लेम ना आए। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो मेजर पावर्स हैं उनके बीच में एक स्ट्रगल शुरू हो गया है कि ये एक मैन मेड है या ये सी फूड मार्केट से निकला है। तो इसके पीछे जो ये टसल है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर को पोलराइज करने की कोशिश इस पर ज़रूर होगी और एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट बन के सामने आएगा। अब सवाल यहाँ उठता है कि इंडिया का स्टांस इसमें क्या होगा, और इंडिया क्या न्यूट्रल रहेगा, या इंडिया ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स में या फिर संघाई कॉरपोरेशन जो बना हुआ था SCO उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेगा, या US के साथ जाएगा, या बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर के साथ जो पोलराइजेशन है वो अच्छे से वेल इस्टेब्लिश्ड हो चुका है बाकी सब फैक्ट्स के साथ जो हमने आपके साथ शेयर किए। अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया इसको कैसे लेती है, और चाइना के साथ कैसा बिहेवियर होता है, और चाइना फर्दर क्या डेवलपमेंट्स करता है, और इंडिया इन बीच कहाँ खड़ा है, और इंडिया अपनी पॉलिसीज़ को कैसे चेंज करेगा। जैसे अभी उस FDI के रिगार्डिंग किया कि बहुत अच्छा स्टेप हुआ, अब हम कैसे लीड करेंगे इंटरनेशनल स्टैचर पे, और अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंडिया कैसे लीड करेगा। और इफ़ एक हाइपोथेटिकली मान के चलें हम कि अगर चाइना लीड करता है तो इसके डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस इंडिया पे क्या होंगे, क्योंकि वो चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, और हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं कि हैं जो हमारी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी देखने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। कहीं ना कहीं CPEC के ऊपर भी हमें ऑब्जेक्शन है क्योंकि वो POK से जा रहा है। तो हमें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है कि इंडिया इस पूरे के पूरे इशू में कैसे एक्ट करेगा, क्या इंडिया की पॉलिसीज़ होंगी। तो जैसे ही फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी वो सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।